हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान एक यानी कि एसएसटी का टॉपिक नंबर 8, जो कि गांव शहर और व्यापार के नाम से आपका टॉपिक नंबर 6 की जो क्लास 6 की जो बुक है 6 क्लास की, उसमें आपका ये 8वें नंबर का टॉपिक है गाँव शहर और व्यापार। गांव के बारे में और शहर के बारे में, यानी किस तरीके से लोग जो है गांव बसाए थे, किस तरीके से पहले झोपड़ी में रहते थे यानी गुफाओं में रहते थे, उसके बाद झोपड़ी में रहने लगे, फिर जो है घर में रहने लगे, गांव बसे, फिर शहर बसे। ठीक है, इसके बारे में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लोग जो है व्यापार किस तरीके से करते थे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आयात की जाती थी। ठीक है, भारत में कौन कौन सी चीज़ें जो है मिलती थी या प्रसिद्ध थी, यहाँ पे कौन सी चीज़ें प्राप्त होती थी, यहाँ से क्या निर्यात किया जाता था, क्या आयात किया जाता था, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एसएसटी के जो भी टॉपिक हैं उनको हम थ्योरी वाइज करा रहे हैं इस टाइम पे। जैसे ही 6 क्लास की जो एनसीईआरटी वो ख़त्म होती है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो पूरा आपका जो ये 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि पुराने समय में जैसे आज सिक्के चलते हैं 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, वैसे ही पहले भी सिक्के चलते थे। ठीक है, तो उन जो सिक्के होते थे उन्हीं के बारे में हिस्ट्री में क्या है, जो चीज़ें हमें देखने को मिली है इतिहास से, उनको देखते हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। ठीक है, सबसे पुराने आहत सिक्के थे, जो सबसे पुराने सिक्के होते थे उनको आहत सिक्के कहते थे, जो करीब 500 साल चले, यानी 500 साल तक ये सिक्के चले थे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों का आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। जैसे आज के जो सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, उनमें आप देखते होंगे गांधी जी का चित्र बना होता है, इससे पहले कुछ और चित्र बने होते थे। ठीक है, या फिर आप गेहूँ जो 1 का सिक्का होता था उसमें गेहूं की बाली बनी होती थी। तो धीरे धीरे अपडेट होते होते बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजिंग होती, तो पहले के जो सिक्के होते थे उसमें भी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी होती थी। ठीक है, जिन्हों को आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, ये हुआ सिक्कों की कहानी। दूसरा है कि जो नगर और अन्य गतिविधियों के केंद्र बने थे, किस तरीके से बने थे, उनके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं कि अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का बनाने का जो है केंद्र था, यानी मथुरा में बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाई जाती थी पहले भी, और अब भी जो है ये बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र अभी भी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर बेहतरीन मूर्तियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यह है आपका मथुरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ठीक है, यह केंद्र रहा है पहले से। ठीक है, यानी आज से 2000 साल पहले जो मथुरा थी वो कुषाणों की राजधानी बनी थी। ठीक है, जो कुषाण वंश होते थे उनकी जो राजधानी थी मथुरा थी, और मथुरा एक धार्मिक केंद्र रहा है पहले से, आप भी जानते हैं। आज भी जो है कृष्ण भक्ति का जो है अच्छा महत्वपूर्ण केंद्र है, और यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी स्थित थे। ठीक है, दूसरा कि मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियां तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, ठीक है, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी ये सभी जो है एक व्यापार करते थे और समय समय पर दान भी करते थे। ठीक है, दूसरा है कि शिल्प तथा शिल्पकार। जो शिल्पकार होते थे वो क्या क्या करते थे, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। ठीक है, जो पुरातत्वविद होते हैं जब खोज करते हैं तो जो है खोज करने के बाद उनको शिल्पों के भी नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। यानी जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो बहुत ही पतले होते थे, सुंदर होते थे, साथ में जो है वो क्या होते थे, काले होते थे, काले कलर के जो है चमकीले होते थे, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था
उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसका प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं। मतलब यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाराणसी और दक्षिण में जो है कौन कौन सी चीज़ें उत्पादन या उत्पादित की जाती थी या बनाई जाती थी, तो वहाँ पे कपड़ों का उत्पादन अधिक होता था। कहाँ पे? वाराणसी और दक्षिण में मदुरै में। ये दो जो थे ये कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र माने जाते थे, आज नहीं, प्राचीन टाइम में। ठीक है, और आज भी आप जानते हैं कि जो वाराणसी है या बनारस है, वहाँ भी आज भी कपड़ों के उद्योग हैं। वहाँ पे भी बहुत अच्छी साड़ियाँ बनाई जाती, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज भी केंद्र रहा है, पहले भी थे। ठीक है, उत्तरी काले चमके पात्र भी जो है निरीक्षण के दौरान मिले थे। ये क्या होते हैं? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते हैं। ठीक है, जो पात्र होते हैं ये धातु की तरह दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले, जो यानी कि जो उनका जो सतह होता है, जो बनावट होती है वो काली सतह यानी काले कलर के होते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन रेड कलर के होते हैं, लगभग लाल कलर के होते हैं, वैसे ये काले कलर के होते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भुट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। यानी जो बर्तन मिले हैं वो मिट्टी के ही थे। ठीक है, उनको जो है बर्तनों को भुट्टों पर उच्च तापमान यानी कि गर्म करते थे, पकाते थे। पकाने के कारण ही उनकी जो बाहरी सतह वो काली हो जाती थी। ठीक है, उसके बाद उसको चमकदार बनाने के लिए उसमें काली लेप भी लगाया जाता था ताकि वो सुंदर देखने में लगे। फिर उसके बाद सूक्ष्म निरीक्षण के दौरान अरिकामेडु एक नामक स्थान मिला, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई, वो भी देखते हैं। अरिकामेडु जो है वो पुदुचेरी में है आज के टाइम पे। ये जो स्थान है कहाँ पे है? पुदुचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था, जहाँ पतन मतलब जहाँ पे जहाज रुकते हैं। ठीक है, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। यानी कोई बर्तन है, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे जो जग होता है उसमें एक तरफ हत्थे लगे होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता था, इसमें दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे पकड़ने के लिए। जो बर्तन मिले हैं इन दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। यानी जो भी बर्तन मिले हैं उसमें एरेटाइन के मुहर लगे थे। ठीक है, जैसे आज भी बहुत सारे लोग जैसे गहने बनवाते हैं तो उसमें जो है लगा होता है, मुहर लगा होता है। ठीक है, या फिर जो बर्तन लेते हैं लोग तो उसमें अपना नाम लिखवाते हैं। वैसे ही एरेटाइन की एक मुहर थी, जो भी बर्तन के बनते थे बनाते थे उसमें उसकी मुहर लगाते थे, शायद वो शुद्धता का प्रमाण रहा होगा। ठीक है, तो एरेटाइन के मुहर भी लगे होते थे। जो चमकदार बर्तन मिले थे या मिले हैं, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक है, जो सांचा होता था मुहर का, उसमें गीली जो चिकनी मिट्टी होती उसी को दबाकर, यानी जैसे होता नहीं कोई एक पात्र होता है, अब इसका निशान बनाना है, मान लीजिए मुहर है तो उसमें गीली मिट्टी के जो है चिपका देते थे, उसके बाद निकालते थे तो उसमें मुहर का निशान बन जाता था। तो इस तरीके से वो लोग करते थे। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ जो रोमन लैंप होते हैं, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, ये सभी साक्ष्य प्राचीन टाइम में मिले हैं। इतिहास के माध्यम से कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, जैसे एक यूनानी नाविक थे, उनके द्वारा दिया गया एक विवरण है, उसके माध्यम से कुछ चीज़ें पता चलती हैं। जो कि बेरीगाजा, जो कि भरूच की यूनानी नाम है, का कहानी है। बेरूगाजा जो है कि सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। ठीक है, हर कोई जहाज नहीं ला सकता था। वहाँ पे जो राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी मछुआरे होते थे वही वहाँ पे जो है जहाज ला सकते थे। जो बेरीगाजा की जो है खाड़ी थी, ठीक है, बेरीगाजा की एक सकरी खाड़ी थी, ठीक है, जिसमें समुद्र से आने वाले जो लोग होते थे सही तरीके से नाव नहीं चला पाते थे, वही लोग नाव चला पाते थे जो कुशल होते थे और अनुभवी होते थे। ठीक है, बेरीगाजा में शराब, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बेरीगाजा है ये है क्या। ठीक है, और इसमें किन चीज़ों का आयात किया जाता था, तो शराब, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। कहाँ पे? बेरीगाजा में। हिमालय की जड़ी बूटियों,
हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र वहाँ से निर्यात किया जाते थे। ठीक है, यानी कि आयात जो है कौन कौन सी चीज़ें की जाती थी? शराब, टिन, सीसा, मूंगा, मूंगा एक जो है रत्न होता है, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे वो बेरी गाजा से आयात किया जाता था। ठीक है, और निर्यात क्या किया जाता था? हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र निर्यात किए जाते थे। ठीक है, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, जिनमें चांदी के बर्तन, जैसे आज जो है बड़े बड़े जो लोग होते हैं कोई जाता है उनसे मिले तो उपहार दिया जाता था, वैसे उस टाइम पे राजा के लिए जो व्यापारी होते थे जिनका अच्छा व्यापार चलता था, जिस चीज़ का जिसका व्यापार होता था उन चीज़ों का वो क्या करते थे? उपहार देते थे, जिनमें चांदी के बर्तन, गायक जो किशोर होते थे, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सोना होता है या मसाले हैं या फिर काली मिर्च जो है वो कहाँ पे प्रसिद्ध था? तो ये दक्षिण भारत में ये सारी चीज़ें प्रसिद्ध थी, यहाँ पे आसानी से मिलती थी। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, काली मिर्च जो है ये मसाले में आता है, ये दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, यहाँ पे उत्पादन अच्छा होता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, यानी कि आयात निर्यात पहले के टाइम पे भी चलता था, जो चीज़ें यहाँ होती थी यहाँ से भेजी जाती थी, जो दूसरे जगह होती थी यहाँ नहीं होती थी वहाँ से मंगाई जाती थी। ठीक है, समुद्र तटों से लगे राज्य उस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। ठीक है, मूवेंदार की एक जो है चर्चा होती है किसमें? संगम कविताओं में। यह एक तमिल शब्द है, यानी जो मूवेंदार है ये जो है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, जैसे चेल वंश, चेर वंश तथा पांडे। इन तीन शासकों जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, इनके परिवारों के लिए ये शब्द का यूज किया गया है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये राजा जो है 2300 साल पहले काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे अपने शासनकाल में। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। एग्जाम पूछा जा सकता है कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो वो था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, या फिर सातकर्णी भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री या बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। अब दक्षिणापथ का अर्थ होता है कि जो दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता होता है या पथ होता है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणापथ कहते हैं। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। दक्षिणापथ जो है पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब कुछ जो है तमिल रचनाएं भी थी। कौन सी? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संगम साहित्य क्या है? तो जो तमिल की प्राचीनतम यानी पुरानी जो रचनाएं होती थी उनको संगम साहित्य कहा जाता था। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया जाता है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपके जो 6th क्लास की जो टॉपिक है 8 टॉपिक, ठीक है, जिसमें राज्य, शहर और जो व्यापार है एक टॉपिक है, इसमें सारी चीज़ें वर्णित हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट है जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, तब ये जो टॉपिक है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एनसीईआरटी से ही हैं, आप सभी को पता ही होगा, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी के माध्यम से हम आप सभी को बता रहे हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब ये पूरे टॉपिक हो जाएंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी किताब की, तब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी।
जो टॉपिक है आज का गांव शहर और व्यापार, इसके बारे में समझ में आया होगा कुछ हद तक। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। जब भी जो भी क्लासेस लेंगे उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा जब आप जो है नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। ठीक है, तब सारी जब क्लासेस आप देखेंगे तब आपको जो एसएसटी, क्योंकि एसएसटी जो है थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। आपको पूरा जब एसएसटी अब 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की जब एसएसटी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो डाउट होगा वो जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।